हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटवेट एकेडमी में। मैं हूं सर श्रीकांत राय और आपके लिए लेकर के आए हैं नया टॉपिक बिहार स्टेट 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। और इसका जो टॉपिक का जो नेम है आप देख ही रहे हैं, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जिसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे इनके जो है टैक्सोनॉमी के जो सिद्धांत हैं उदाहरण सहित यहाँ पे आपको पूरा बताया जाएगा। ठीक है, 3 सिद्धांत इनके थे, संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और मनोवैज्ञानिक डोमेन के जो थे। ठीक है, उदाहरण के साथ में आपको विस्तृत विश्लेषण मिलेगा और इसका महत्व मिलेगा। इसके साथ ही आपको जो है ब्लूम्स के बारे में जो है इनका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन भी आपको बताएंगे, इनकी बायोग्राफी भी बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि कल जो वीडियो आएगा वो MCQ बेस होगा, जो कि शिक्षण के उद्देश्य और ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर आधारित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहले थोड़ा सा इनका जो है जीवन परिचय ले लेते हैं। ठीक है, बेंजामिन ब्लूम इनका जो है पूरा नाम था। तो बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों ने 1956 में यह वर्गीकरण विकसित किया। इसका उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्यों को व्यवस्थित और स्पष्ट करना था। ब्लूम का वर्गीकरण एक ढांचा है जो शिक्षण और अधिगम के उद्देश्यों को 3 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित करता है, जिसको आप संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोदैहिक जो है मनोदैहिक विकास के नाम से जो है जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है शिक्षा का क्षेत्र जो है काफ़ी विस्तृत और जटिल रूप से इन्होंने जो है इसको एक्सप्लेन किया है और इसके जो विभिन्न सिद्धांत हैं या जो तरीके शामिल हैं जो कि शिक्षण और अधिगम को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होते हैं, उन्हीं में से एक तरीका जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी का भी था। ठीक है, और आपने पता ही कर लिया है कि बता दिया आपको कि 1956 में इसे जो है विकसित किया गया था बेंजामिन ब्लूम और उनके सहयोगियों द्वारा। ठीक है, और इनका जो इस सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो था शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से परिभाषित करना, ताकि शिक्षक प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित और मूल्यांकित जो है किया जा सके। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो परिभाषा दी है इन्होंने, उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है सुन लीजिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो परिभाषा है, ब्लूम टैक्सोनॉमी एक वर्गीकरण प्रणाली है जो शिक्षण उद्देश्यों को तीन मुख्य डोमेन में विभाजित करती है: संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, संवेदनात्मक, अफेक्टिव और मनोवैज्ञानिक, साइकोमोटर। और इन डोमेन के भीतर विभिन्न स्तर होते हैं जो अधिगम की प्रगति को दर्शाते हैं। ठीक है, और इन्हीं अधिगम के जो प्रगति के जो स्तर हैं, ठीक है, इन्हीं के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपसे बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो संज्ञानात्मक डोमेन है, ठीक है, जिसको आप कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जानते हैं, यह डोमेन ज्ञान और मानसिक क्षमताओं से संबंधित है और इसे जो है 6 स्तरों में विभाजित किया गया है। पहला है सृजन। ठीक है, फिर उसके बाद जो है नीचे से स्टार्ट करते हैं। यह है याद करना, ठीक है, यानी रिमेंबर, समझना यानी अंडरस्टैंड, लागू करना यानी अप्लाई और विश्लेषण करना यानी कि एनालाइज। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है संश्लेषण या आता है, जिसको आप इवेलुएट या मूल्यांकन भी कह सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपका सृजन आता है। ठीक है, तो ये जो है 6 स्तर इन्होंने जो है डिफाइन किए हुए हैं: स्मरण, समझना, लागू करना, विश्लेषण करना, संश्लेषण और सृजन। अब इनको एक एक करके जो है डिटेल्स में हम लोग जो है देखते हैं। ठीक है, इनकी डिटेल्स जो है देखते हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपका संज्ञानात्मक डोमेन है। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन के बारे में जो है सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो संज्ञानात्मक डोमेन में आपने देखा कि 6 स्तर होते हैं, जिसमें से पहला होता है स्मरण। पहला कौन सा है? स्मरण। ठीक है, अब स्मरण में क्या है? इस स्तर पर छात्रों को सूचना को पहचानने और याद रखने की आवश्यकता होती है। यह सबसे बुनियादी स्तर है और इसमें तथ्यों, अवधारणाओं और उत्तरों को याद रखने की क्षमता शामिल होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक छात्र को 50 राज्यों के नाम याद रखना है, या फिर एक विज्ञान के छात्रों को तत्वों की आवर्त सारणी याद करना है। तो ये जो है स्मरण होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक डोमेन का जो पहला स्तर होता है वो स्मरण। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद जो है दूसरा स्तर होता है वो समझना, अंडरस्टैंड। अब इस स्तर पर छात्र सूचना को क्या करते हैं? समझते हैं और उसे विभिन्न रूपों में व्याख्या कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से अनुवाद, व्याख्या और व्युत्पन्न शामिल होते हैं। ठीक है, इसको उदाहरण द्वारा इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि जैसे एक छात्र द्वारा किसी पाठ के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करना या फिर गणित में किसी सिद्धांत का व्यवहारिक उदाहरण देना, इसको जो है समझना कहते हैं या अंडरस्टैंडिंग लेवल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है तीसरा आता है आपका लागू करना। लागू करना में क्या होता है? इस स्तर पर छात्र जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे नए और ठोस स्थितियों में लागू करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए गणित में सीखे गए समीकरणों का उपयोग करके समस्याओं को हल करना या फिर विज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोगशाला में लागू करना। ठीक है, इसके बाद जो चौथा जो स्तर आता है, चौथा स्तर है आपका विश्लेषण करना। चौथा स्तर कौन सा है? विश्लेषण करना। विश्लेषण करने में क्या होता है? इस स्तर पर छात्र सूचनाओं को उनके घटकों में विभाजित करते हैं और उनके बीच के संबंधों को समझते हैं। ठीक है, उदाहरण में आप समझ सकते हैं
एक साहित्य के पाठ का विश्लेषण करना और विषय वस्तु, शैली और दृष्टिकोण की पहचान करना, एक व्यावसायिक समस्या का विश्लेषण करना और उसे हल करने के संभावित तरीके सुझाना। तो ये आपका जो होता है विश्लेषण करना, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संश्लेषण। पांचवा जो स्तर आता है वो क्या आता है आपका संश्लेषण। संश्लेषण स्तर पे क्या करते हैं, छात्र विभिन्न मानदंडों के आधार पर जानकारी का मूल्यांकन करते हैं और उनके बीच क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना, उनका मूल्यांकन करना, उसकी प्रामाणिकता की जांच करना। इसके साथ ही जो है दूसरा उदाहरण आप समझ सकते हैं, वैज्ञानिक परिणामों का मूल्यांकन करना और उनकी प्रासंगिकता की जांच करना। और जो छठा स्तर आता है सृजन, यह सबसे उच्च स्तर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सृजन जो है सबसे उच्च स्तर है। प्राथमिक स्तर आपका स्मरण है, सबसे उच्च स्तर जो है सृजन है। तो यह सबसे उच्च स्तर है जहाँ छात्र नई और मौलिक रचनाओं को विकसित करते हैं। इसमें नए विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का निर्माण शामिल होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि एक नई वैज्ञानिक परिकल्पना विकसित करना या फिर एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करना, ये जो है सृजन में आता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है अगला जो डोमेन आता है, ठीक है, अगला डोमेन ले लेते हैं। अगला डोमेन है संवेदनात्मक डोमेन, ठीक है, जिसको अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। और इसमें जो है 5 स्तर होते हैं। इस स्तर पर जो है आपको 5 स्तर मिलेंगे देखने के लिए, जिसमें सबसे पहला आता है ग्रहणशीलता, रिसीविंग। इस स्तर पर छात्र अपने चारों ओर की घटनाओं और जानकारी को ग्रहण करते हैं और उसके प्रति सचेत रहते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि कक्षा में जैसे ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है, कक्षा में ध्यानपूर्वक सुनना, किसी विषय पर ध्यान देना और उसे स्वीकार करना, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो लेवल आता है वो आता है प्रतिसाद देना, यानी रिस्पॉन्डिंग करना। इस स्तर पर छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि कक्षा में सवालों का उत्तर देना या फिर समूह चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना, ये क्या कहलाता है, रिस्पॉन्डिंग या प्रतिसाद कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जो इसका तीसरा स्तर आता है वो है आपका मूल्यांकन। इस स्तर पर छात्र किसी विषय या वस्तु के प्रति मूल्यांकन करते हैं और उसे स्वीकार करते हैं। उदाहरण के रूप में किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना मूल्यांकन कहलाता है। किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना और उसकी सराहना करना, ये भी क्या करता है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो ये संवेदनात्मक डोमेन में आता है। इसके बाद जो इसका चौथा स्तर है ऑर्गेनाइजेशन। चौथा स्तर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इस स्तर पर छात्र विभिन्न मूल्यों को एक संगठनात्मक प्रणाली में व्यवस्थित करते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्यों को व्यवस्थित करना, ये किस में आता है, संगठन में आता है, ठीक है। या विभिन्न नैतिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाना, ये भी क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में आता है। और ये सारे आते हैं संवेदनात्मक डोमेन में, जो कि 5 स्तर हैं, ठीक है। इसके बाद जो पाँचवां स्तर है, पाँचवां स्तर इसका क्या है, चरित्र, यानी कैरेक्टराइजेशन। इस स्तर पर छात्र अपने मूल्यों और दृष्टिकोणों को अपने व्यवहार में शामिल करते हैं और उन्हें दर्शाते हैं, ठीक है। उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि किसी विशेष सिद्धांत या मूल्य को अपने जीवन में लागू करना, या फिर दूसरा उदाहरण है अपने व्यवहार में ईमानदारी और निष्पक्षता को बनाए रखना, ठीक है। तो ये जो है दूसरा आपका संवेदनात्मक डोमेन था, जिसको अफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं, जिसमें आपके 5 स्तर हैं, ग्रहणशीलता, प्रतिसाद देना, मूल्यांकन, संगठन और चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट लेवल देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक डोमेन। नेक्स्ट क्या है, साइकोमोटर डोमेन। अब ये शारीरिक कौशल और मूवमेंट से संबंधित हैं और इसमें भी जो है 5 मुख्य स्तर होते हैं, ठीक है। इसमें भी ये कौन कौन से हैं, 5 मुख्य स्तर हैं। इनको भी उदाहरण के साथ समझेंगे, ठीक है। पहला होता है इसमें प्रतिकृति। इस स्तर पर छात्र शिक्षक या विशेषज्ञ के उदाहरणों का अनुसरण करते हैं और उन्हें पुनः प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इस स्तर पर छात्र शिक्षक या विशेषज्ञ के उदाहरणों का अनुसरण करते हैं और उन्हें पुनः प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं प्रतिकृति में कला कक्षा में शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हुए चित्र बनाना, या फिर खेल में कोच के निर्देशानुसार खेलना, ये क्या है, प्रतिकृति का उदाहरण है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक डोमेन में आता है। इसके बाद जो है दूसरा स्तर है इसका अभ्यास, यानी प्रैक्टिस। अब इस स्तर पर छात्र अभ्यास के माध्यम से कौशल को सुधारते हैं और उसे पुनः प्रस्तुत करते हैं, यानी अभ्यास में क्या है, कौशल को सुधारना और उसे फिर से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं नियमित रूप से किसी उपकरण का अभ्यास करना या फिर नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करना, ये किस में आएगा, आपका अभ्यास में आएगा, ठीक है। तो अभ्यास लेवल का ये एग्जाम्पल था। इसके बाद आता है आपका परिसंपत्ति यानी एडॉप्शन, ठीक है। तो एडॉप्शन में क्या होता है, एडॉप्शन का जो लेवल है, इस लेवल पर छात्र मौजूदा कौशल और तकनीकों को नई स्थितियों में अनुकूलित करते हैं। क्या करते हैं, जो वर्तमान में जो कौशल या स्किल उसके पास होती है, तकनीकी होती है, उसको क्या करते हैं, नई स्थितियों में अनुकूलित करते हैं, यानी कि जब नए काम करते हैं तो उससे समायोजित करके सीखते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं
कि विभिन्न परिस्थितियों में एक ही तकनीकी का उपयोग करना, या फिर दूसरा उदाहरण है नई समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञात सिद्धांतों का अनुकूलन करना। ये आता है आपका परिसंपत्ति लेवल पे, ठीक है। उसके बाद आता है चौथा जो लेवल है वो है मूलक तत्व यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। इस स्तर पर छात्र मौलिक रूप से नई तकनीकों, दृष्टिकोणों या प्रक्रियाओं को क्या करते हैं, विकसित करते हैं। मूलक तत्व में क्या करते हैं, पुरानी तकनीकों के आधार पर मौलिक रूप से नई तकनीकी या दृष्टिकोणों या प्रक्रियाओं को विकसित करते हैं। जैसे उदाहरण क्या है, उदाहरण के रूप में नई रचनात्मक कला का निर्माण करना या फिर नई खेल तकनीकों का विकास करना, ये किसमें आता है, मूलक तत्व में, ठीक है। तो ये आपकी जो है तीनों डोमेन हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ब्लूम के टेक्सोनॉमी का महत्व, ठीक है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी का महत्व क्या है, ब्लूम के टेक्सोनॉमी का महत्व। ब्लूम के टेक्सोनॉमी का शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल शिक्षकों को उनके शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है, बल्कि छात्रों को उनकी अधिगम यात्रा को समझने और मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है। यह एक संरचित दृष्टिकोण को प्रदान करता है जो शिक्षा को अधिक प्रभावी और कुशल बनाता है, ठीक है। और इसमें जो टेक्सोनॉमी का जो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी का जो इम्पोर्टेंस है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका शिक्षक के लिए और एक है छात्रों के लिए, ठीक है। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी के जो महत्व को दो पार्टों में बांट दिया गया है, शिक्षकों के लिए और छात्रों के लिए। अब शिक्षकों के लिए क्या है, शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट और विशिष्ट बनाने में मदद करना, पाठ्यक्रम विकास में संरचना और दिशा प्रदान करना, छात्रों की प्रगति को मापने और मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड देना, ये शिक्षकों के लिए टेक्सोनॉमी का महत्व है, ठीक है। छात्रों के लिए ब्लूम की टेक्सोनॉमी का क्या महत्व है, अधिगम के विभिन्न स्तरों को पहचानने और समझने में मदद मिलती है, व्यक्तिगत अधिगम यात्रा की योजना बनाने में सहायता मिलती है और आत्म मूल्यांकन और स्व विकास को प्रोत्साहित करने में भी सहायता मिलती है, ठीक है। तो ये ब्लूम के टेक्सोनॉमी का महत्व हो गया। अब कंक्लूजन देख लेते हैं, परिणाम क्या निकलता है। तो कह रहे हैं कि ब्लूम के टेक्सोनॉमी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसे व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। इसके माध्यम से शिक्षण और अधिगम को अधिक संरचित, प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। यह न केवल शिक्षकों को उनके शिक्षण उद्देश्यों को स्पष्ट करने में मदद करता है, बल्कि छात्रों को उनकी अधिगम यात्रा को समझने और उसमें प्रगति करने में भी सहायक होता है। ब्लूम के टेक्सोनॉमी का प्रभाव शिक्षा के हर स्तर पर देखा जा सकता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा प्रक्रिया सुव्यवस्थित और कुशल हो, ठीक है। तो ब्लूम के टेक्सोनॉमी से ये चीज़ रिजल्ट निकल करके आती है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।